नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोभस बालाजी और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, किस प्रकार की बीमारी है, ये क्यों होता है, सीओपीडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सीओपीडी के सिम्टम क्या है, सीओपीडी की डायग्नोस कैसे किया जाता है और सीओपीडी की ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है? ये एक सीरीज ऑफ कुछ 2-3-4 बीमारी एक साथ, किसी भी प्रकार की बीमारी जिससे कि हमारे एयरवे, जिससे कि हम सांस लेते हैं, ये एयरवे जो पैसेज है इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। एयरवे कंस्ट्रक्शन, एयरवे मतलब एक पाइप जिसके जरिए एयर जो है हम लंग में लेते हैं और निकालते भी है CO2। तो वो लंग की पैसेज अगर बहुत ही थिन हो जाता है, कम हो जाता है डायमीटर, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, क्लोज सा फीलिंग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। और उसके चलते जो है लंग ठीक से फंक्शन नहीं करता है, बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन अगर ठीक से बॉडी में नहीं मिलेगा तो आदमी जी नहीं पाएंगे। तो यही होता है सीओपीडी में। अब बात करते हैं सीओपीडी होता क्यों है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्यों होता है, कॉजेज क्या है। देखो, प्राइमरी जो कारण होता है वो होता है स्मोकिंग। आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हो, डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर ये स्मोकिंग में सिगरेट हो सकता है, सिगर हो सकता है, पाइप, टोबैको, कुछ भी प्रकार का स्मोकिंग लगातार है, तो वो स्मोक डायरेक्टली आपके एयरवे पैसेज में जा रहा है, राइट। और एयरवे पैसेज को वो इंस्टिकेट कर रहा है, उसके दीवार का जो सेल्स है, कोशिका है, उसको बार बार चुनौती दे रहा है कि कुछ करो, कुछ को चिढ़ा रहा है, और वो धीरे धीरे ना सिकुड़ जाएगा। तो जब भी उस एरिया को कम कर देगा, दिक्कत हो जाएगा आपकी सांस लेने में। और यहाँ पे डायरेक्ट स्मोक, इनडायरेक्ट स्मोक दोनों में ही हैम्पर हो सकता है। डायरेक्ट स्मोक में ज़्यादा हैम्पर है, इनडायरेक्ट स्मोकिंग में भी, पैसिव स्मोकिंग में भी कुछ हद तक तो प्रॉब्लम रहता ही है। इनफैक्ट कुछ केसेस में देखो, बाहर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इंडेक्स ख़राब हो चुका है। कुछ सिटीज़ जैसे कि दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स बाहर ऐसे ड्रॉपलेट्स घूम रहा है, तो उसमें भी आपका नुकसान है। और जेनेटिक कारण में भी सीओपीडी हो सकता है, बहुत मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी जो है आपको सीओपीडी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सीओपीडी क्यों होता है। देखो, यहाँ पे रेगुलरली अगर आपकी जो एयरवे पैसेज है, जहाँ से आप सांस लेते हो और बाहर भी सांस बाहर निकालते हो, तो वहाँ पे रेगुलरली अगर स्मोक जाए जिसमें पोल्यूटेंट्स रहता है, इरिटेंट्स रहता है, और वो जाके उस टिश्यू को बार बार अटैक करे, बार बार उसमें वो आए, तो जैसे कि टोबैको स्मोक या फिर किसी भी प्रकार का केमिकल हैज़र्ड जो है, किसी भी प्रकार का आप जला रहे हो, ये कर रहे हो, वो सारे के सारे चीज़ आपके नाक के ज़रिए अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे वो टिश्यू को, एयरवे की जो पैसेज है उस एरिया में, दीवार में जो टिश्यू है उसको डैमेज पहुँचाता है। जब भी उसको डैमेज पहुँचाता है, ऑटोमेटिकली वो अपना एरिया जो छोटा वो स्मॉल कर देगा। जब भी एरिया छोटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नैरोइंग ऑफ द एयरवे वाल, एयरवे का जो दीवार है वो थिक हो जाता है। दीवार जितना पतला दुबला रहना चाहिए उतना नहीं होता, वो थिक मोटा हो जाता है। जब दीवार मोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंदर का जो जगह है वो कम हो जाएगा। अंदर की जगह जब कम हो जाएगा, एयर लेने की, सांस लेने की जगह कम हो जाएगा। और जब भी थिकनिंग ऑफ द एयर वाल हो, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और ब्रोंकाइटिस के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ये तो एरिया, ये एयर पैसेज, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस होगा, मगर जो लंग है, यहाँ पे 2 जगह पे ऐसे लंग है। लंग में क्या रहता है, बेसिकली बैलून की तरह छोटा छोटा सैक है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई सैक एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया गया होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ताकि ये जो हम ये बड़ा हो रहा है सैक, फिर छोटा हो रहा है, ये इलास्टिसिटी उसमें मौजूद होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब भी वो मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उसकी इलास्टिसिटी भी नहीं रहेगा, तो तब एल्वियोलाई डैमेज होगा, जिसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ होता है। ब्रोंकाइटिस होता है जो कि एयरवे की जो पैसेज की वाल, दीवार, उसका थिकनिंग बढ़ जाना और एयरवे पैसेज छोटा हो जाना। और एम्फीसीमा जब एल्वियोलाई डैमेज होगा, एयर सैक और एल्वियोलाई डैमेज होता है, उसके मेम्ब्रेन डैमेज होता है, तो दोनों एक साथ आ जाएगा, एम्फीसेमा और ब्रोंकाइटिस दोनों एक साथ चलेगा। और एयर फ्लो का जो प्रेशर है, जितना एयर जाना चाहिए लंग में वो नहीं जाएगा, और एयर अगर कम जाता है लंग में तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी कम जाएगा, और लंग में ही ऑक्सीजन कम जाता है तो ऑक्सीजन वहाँ से बॉडी में भी कम स्प्रेड होगा, इससे दिक्कतें चलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि सीओपीडी के सिम्टम क्या है। देखो, सीओपीडी के सबसे बड़ा जो सिम्टम है वह क्रॉनिक कफ विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन। आप शायद बहुत से लोगों को देखे होंगे जो रास्ते में इधर उधर हर वक्त ये करता रहता है, खांसते रहते हैं।
वो खसी जो आता है वहाँ पे ना, वहाँ पे स्पूटम नहीं होता। अगर किसी को बुखार के चलते हो रहा है, कोई इन्फेक्शन के कारण खांसी हो रहा है, तो उसमें स्पूटम आता है, घर घर जैसा रहता है, एक वेट कफ रहता है। मगर इन लोगों में, सीओपीडी के लोगों में ड्राई कफ चलता रहता है हर वक्त। ये ऐसे खांसी ये चलता रहेगा और साल भर चलता रहता है। कहीं में भी वो चले जाए उसको खांसी हो, ऐसा नहीं कि उसको ठंड लग रहा है इसलिए खांसी हो रहा है, गले में कुछ गया है, ऐसा नहीं। वो इतना इरिटेट कर चुके हैं अपने एयरवे पैसेज को कि हर वक्त खांसी 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 चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। और धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम जब बढ़ेगा, एम्फीसीमा ज़्यादा होने लगेंगे तो सांस फूलने लगेगा। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो वो फील नहीं करेंगे, मगर जब भी किसी ठंड जगह में अब वो चले जाएंगे, या कि ठंड सर्दी के मौसम में उनको याद आ जाएगा अपना नानी, जब भी वो ठंड की जगह पे चले जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, तब उनको ना अचानक से जब ऑक्सीजन थोड़ा गिरेगा बाहर बाकी लोग तो ठीक से जी लेगा, मगर उनको बहुत दिक्कतें होंगी, तकलीफ होंगी, लगेंगी कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गैस्पिंग करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। ये चीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी जब भी वो करे, वो दौड़ लगा रहे या फिर खेल रहे हैं, वहाँ पे भी वो जल्दी वो टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन उतना आसानी से उनको मिलेगा नहीं। चेस्ट टाइटनेस, उनको लगेगा कि चेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा तक जोर से दबा रहा है, ये फीलिंग होगा उनमें। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी। मतलब मान लो कि एक बार बुखार हो गया किसी कारण, खांसी बहुत दिनों तक रहेगा। किसी भी कारण अगर उनको खांसी स्टार्ट होता है तो कम होने की नाम नहीं लेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ जब चलता रहता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होता है सीओपीडी की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे सिम्टम्स दिख रहा है और स्मोकर है, या फिर वो ऐसे किसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे एक्सपोजर टू केमिकल टॉक्सिन्स हैं एयर में, तो उसको आपको खास ध्यान रखना है, मास्क पहन के जाना है, ठीक ठाक से आपको मेंटेन करना है। अदरवाइज कुछ फैक्ट्रीज जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हो गया, मसाले की फैक्ट्रीज हो गया, या फिर एरोसॉल्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करते हैं, उनको बहुत ये हो सकता है, तो उनको भी प्रॉपरली अपने नाक को कवर रखना है ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। अब बात करते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के डायग्नोसिस के बारे में। देखो, सीओपीडी को डायग्नोस आसानी से किया जा सकता है, सिम्टम्स से ही काफ़ी हद तक डायग्नोस हो जाता है। अब उसके साथ साथ जो चीज़ देखना पड़ता है वो कुछ टेस्ट, जैसे कि प्राइमरीली चेस्ट एक्सरे करना पड़ता है। चेस्ट एक्सरे करके पता चलता है कि चेस्ट की क्या हाल है, जो एयर सैक्स है, एल्वियोलाई, उसका जो स्ट्रक्चर है ठीक ठाक है या नहीं, ये चीज़ देखना पड़ता है। सीटी स्कैन कभी कभार किया जाता है अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो, चेस्ट एक्सरे के साथ। और आता है स्पायरोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। स्पायरोमेट्री द्वारा भी पता चलता है कि लंग कितना ठीक तरीके से, मतलब कितना % एफिशिएंटली लंग काम कर रहा है, क्योंकि जो पेशेंट होंगे सीओपीडी की, उनका लंग ठीक ठाक तरीके से काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं कि उनको हमें देखना होता है कि सीटी स्कैन करके देखना होता है कि लंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। अगर लंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई एल्वियोलर पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो हमें सीटी स्कैन से पता चल जाता है। ठीक है, अगर नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं है, मगर फिर भी एयरो कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली हम श्योर हो जाएंगे कि ये सीओपीडी के कारण हो रहा है। उसके साथ साथ आर्टेरियल ब्लड, मतलब हमारे शरीर का जो आर्टरीज होते हैं, उसके अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड में कितना % ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा भी हम चेक कर सकते हैं। उसको भी चेक करके हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है नहीं। अगर ऑक्सीजन का मात्रा जितना होना चाहिए उससे काफ़ी गुना कम है, तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन शरीर में नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ सीटी स्कैन या फिर चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, स्पायरोमेट्री को एक साथ टैली करके, और जो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको एक साथ जोड़ के हमें पता चल जाएगा कि इसमें सीओपीडी है या नहीं, किस फेज़ पे है, क्या क्या ट्रीटमेंट अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सीओपीडी की ट्रीटमेंट। सीओपीडी का कौन कौन सी ट्रीटमेंट हमारे सामने अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होता है यहाँ पे होता है स्मोकिंग सेशन। मतलब बेसिकली स्मोकिंग को एक्सक्लूड करना है। किसी भी प्रकार से जो चीज़ इरिटेट कर रहा है एयरवे को, उसको बंद रखना है। वो स्मोकिंग हो तो स्मोकिंग, कोई केमिकल फ्यूम हो तो फ्यूम, या फिर पोल्यूशन है तो घर पे आपको पोल्यूटेंट से फ्री रखने के लिए एयर प्यूरीफायर वगैरह चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखें। सेकेंड चीज़, अगर दवाई की बात करें, मेडिकेशंस की बात करें, तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। मतलब ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल जो ब्रांचेज है हमारे टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसका जो डायमीटर कम हो चुका है, उसको ज़्यादा करने के लिए उसको रिलैक्स, डायलेट करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रिक्शन, ये डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन। सो ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है, जैसे कि बीटा एगोनिस्ट्स हो गए, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया। एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन दिया जाता है ताकि ब्रोंकोडायलेशन हो। इसके बाद मतलब एयरवे को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। जब एयरवे रिलैक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जगह बढ़ जाएगा, तो एयर ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाएगा।
अब इसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जाता है एज एन इनहेलर। आपको इनहेलर के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना पड़ता है। जब इन्फ्लामेशन, सूजन अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे दिया जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे देने से जो है इन्फ्लामेशन, सूजन अंदर ही अंदर जो सूजन है एयरवे की, वो कम हो जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स केसेस में दिया जाता है जब एयरवे कंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इनहेलर्स में वो चलता है। इसके साथ साथ अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो ठीक था जब तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं हम, तब तक ही देते हैं जब तक नॉर्मली, फिर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने से या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स देने से काम चल जाता है। मगर कुछ केसेस में उससे भी काम नहीं चलता है, एयरवे कंस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एम्फिसीमा भी इतना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हमको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी में ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर से इम्प्लांट कर, मतलब देना पड़ता है, क्योंकि बाहर का एयर में जितना ऑक्सीजन है उतना लेने से काम नहीं चल रहा है, बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा फीचर जो प्रॉब्लम होगा विदाउट ऑक्सीजन की, जो चक्कर आ जाना, ऐसे हर वक्त टायर्डनेस, ये सब बढ़ रहा है, तब जाके हमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ता है। पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूसली देना पड़ेगा ताकि ब्लड की जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो बरकरार रह पाए। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। उसके साथ साथ हमें पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे पेशेंट को लेके जाना होता है, और उनको ना खास तरीके का ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी फ्लू, किसी भी प्रकार का जो वायरल फ्लू हो या फिर वायरल इन्फेक्शन जो लंग को अटैक करे, उससे उनको प्रिवेंट करके रखना है, बच के रखना है। इसके लिए फ्लू की जो वैक्सीन है उनको देना पड़ता है, या फिर निमोनिया की जो वैक्सीन है उनको देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार उनको निमोनिया फ्लू हो जाए किसी COPD पेशेंट को, तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, जान चला जाता है बहुत दफ़ा। इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द, मतलब जब कुछ काम नहीं कर रहा है, जब लंग बहुत हद तक डैमेज हो चुका है, उसको हम रख नहीं पाएंगे, उसमें इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा, एंटीबायोटिक की कोर्स चला चला के थक जाएंगे, तब जाके क्या किया जाता है, उस एरिया की जो लंग है उसकी वॉल्यूम रिडक्शन किया जाता है। इसको बोला जाता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन। जितना वॉल्यूम होता है लंग की, क्योंकि देखो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि ये दो बलून है, इसको भरना है, तो उतना एयर चाहिए, बहुत ज़्यादा एयर चाहिए दोनों बैलून को भरने के लिए। अगर बैलून एक होता तो भरने के लिए कम एयर चाहिए होगा, तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही एयर चाहिए भरने के लिए, और जो पैसेज है बहुत ही छोटा है, वहाँ से उतना एयर आ नहीं रहा है, तो इसीलिए शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम को हम कम कर दें, लंग की वॉल्यूम को कम कर दें, तो कम एयर चाहिए होगा उसको भरने के लिए। यही चीज़ किया जाता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, जहाँ पे लंग वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है, छोटा किया जाता है, ताकि कम अमाउंट में एयर लेने से ही वो भर जाए। तो ये सारे के सारे जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आ जाता है COPD की ट्रीटमेंट। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए जानकारी भर रहा हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको हर रोज़ मिले और आपको भी इंफॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय।